नाज़रीन, कराची जराइम का गढ़ बन गया। सवा 2 माह में 20,000 से ज़ायद जराइम की वारदातें हुई। डकैती मुज़ाहमत पर 42 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। स्ट्रीट क्राइम की रोजाना 250 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट। सिर्फ जनवरी में 7,806 राहज़नी की वारदातें हुई। मार्च के 20 दिनों में 5,197 वारदातें हुई। 1,536 शहरियों के मोबाइल फ़ोन और 3,500 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो चुके। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में अगवा, बराए तावान और भत्ताखोरी में भी इजाफा हुआ है। इस पर मज़ीद तफसीलात से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफी से। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, शहर कायद स्ट्रीट क्राइम की लपेट में आ चुका है। 2 माह में 20 दिनों में अगर बात कर लें तो जराइम की 20,000 से जायद जो है वो वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह जो है वो 256 से तजावुज़ कर गई है। अगर हम 2022 में स्ट्रीट क्राइम की शरह की बात कर ले तो 235 और 2023 में बढ़कर वो 238 तक पहुंची थी। 2024 के दौरान अब तक 42 शहरी डाकुओं के हाथों से वो कत्ल कर दिए गए हैं और गुज़िश्ता वर्षों की निस्बत अगवा, बराए तावान और भत्ताखोरी में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि जनवरी 2024 में स्ट्रीट क्राइम की जो है वो 7,806 वारदातें रिपोर्ट हुई थी, जबकि फरवरी 2024 में मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम की 7,300 के करीब जो है वो वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी थी। मार्च के 20 दिनों में अगर हम बात करें तो 5,200 के करीब वारदातें जो है वो हो चुकी है। सराइसी TLC के मुताबिक जो है वो मार्च के 20 दिनों में डाकुओं ने 1,540 के करीब शहरियों को जो है मोबाइल फोन से महरूम जो है वो कर दिया, जबकि 20 दिनों में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 3,550 के करीब से ज्यादा वारदातें हुई हैं। जबकि 20 दिनों में अगर हम बात करें तो 20 दिनों में कार लिफ्टिंग की 118 वारदातें रिपोर्ट बताई जा रही है। जराइसी की जो बताया था हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस की कारकर्दगी तो पुलिस ने रवा साल अब तक मजमूई तौर पर जो है वो 1,040 से ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों से वो गिरफ्तार किया। तर्जुमान कराची पुलिस का दावा है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स से पुलिस के 228 मुकाबले जो है वो हुए हैं, जबकि मुकाबलों में जो है वो 40 मुबैना डाकू भी जो है वो मारे जा चुके हैं। 229 मुल्जिमान की फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनी और चोरी की गई है तो रवा साल अब तक 13,990 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं। लोग महरूम हुए हैं, जबकि रवा साल जो है वो अब तक 470 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो छीनी और चोरी की जा चुकी है। हम देख रहे हैं कि अवाम जो आए रोज लुट रही है, आवाम डाकुओं के हाथों जो है वो मर रही है, लेकिन जो है वो कोई भी जो मौसर इकदाम है वो नहीं उठाया जा रहा है। हुकूमत भी तब्दील हो गई, सिंध हुकूमत भी आ गई। सिंध हुकूमत बार बार जो है वो पुलिस को ये कह रही है कि पुलिस जो है वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, जिसके ऊपर जो है वो कराची पुलिस चीफ को जो है वो बाकी नोटिस देना पड़ेगा और कराची के अंदर जो है वो पुलिस का गश्त जो है वो मज़ीद मौसर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरियों के जनाजे जो है वो आए रोज होते हैं। आए रोज की खबर मौसूल होती है कि डकैती मजम्मत पर जो है फायरिंग से जो है शख्स जाबाक हो गया, शदीद जख्मी हो गया। लोग जख्मी भी हो रहे हैं, डकैत आते हैं और लूटते हैं। लूटने के बाद जो है वो लूट मार करने के बाद जो है वो गोली मार कर किसी को जाबाक कर देते हैं, किसी को जख्मी कर देते हैं, किसी को माजूर कर देते हैं और वो बंदा जो है वो शख्स जो है वो अस्पताल में जाके जो इलाज हो जाता है। हम देख रहे हैं कुछ चंद थानों की हदूद में से पुलिस मुकाबले जो है वो देखने में आते हैं, जहाँ पर जो है वो कुछ थानों की हदूद में स्ट्रीट क्राइम कम है। जिस तरीके से अगर हम बात कर लें जो कुछ थाने हैं जिसमें हैदराबाद थाना है और जो दीगर थाने हैं वहाँ पर कुछ मकामात पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम कम है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर लें दीगर इलाकों की तो वहाँ पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज्यादा हैं और ये वारदातें जो रिपोर्ट हो रही हैं ये मुतालिका थाने की हदूद की कारकर्दगी ना होने की वजह से जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं। अगर हम बात कर लें रंगी टाउन की, जिस तरीके से जो है वो क्रिस्टन कॉलोनी के अंदर जो है वो पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद में ही जो है वो डाकुओं ने 3 मुसल्लह डकैतों ने जो है वो रात में आए हैं, धरने से बिल्कुल घर के दहलीज के सामने एक शहरी को जो कि क्रिस्टन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था उसको गोली मारी है। 2 गोलियां मारकर उसको जावाक किया, उसका मोबाइल फोन छीना और लेकर चले गए। जिसके बाद एक जो हीरोइन बताया जा रहा है जो कि कचरा चलने वाला था उसको भी जो गोली मारकर वो फरार हुए, जो कि शदीद जख्मी हुआ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हीरोइन कचरा चलने वालों से लेकर जो बच्चे हैं, बच्चों को भी डाकू मार के चले जाते हैं। आम शहरी खवातीन हो गए, लोग हो गए, वो आए रोज डाकुओं के हाथों अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी पेट्रोलिंग को जो है वो ठीक नहीं कर रही है। मुतालिका थाने के SHO से लेकर जो हेडमोरर हैं, जो पेट्रोलिंग पुलिस है, उनकी कारकर्दगी, कई ऐसे थाने हैं जिनकी कारकर्दगी सवालिया निशान है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कराची पुलिस की खादिम हुसैन रिन की अगर हम बात कर लें, IG सिंध की अगर हम बात कर लें
तो कराची पुलिस चीफ समेत आईजी सिंध भी जो है वो कराची के बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम को जो है वो सीरियस नहीं ले रहे हैं और इसके ऊपर कोई भी जो है वो मौसर इकदाम नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आए रोज जो है वो आईजी सिंध की जानिब से जो है वो इजलास किया जाता है, इजलास बुलाया जाता है जिसके अंदर तमाम डीआईजी एसएसपी मौजूद होते हैं। आईजी सिंध की जानिब से सिर्फ लफ्जी अल्फाज तक जो है वो ऐलानात होते हैं कि मौसर बनाया जाए या मुतालिका अगर हम एसएसपी और डीआईजी की बात कर लें तो इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं वो भी सिर्फ जो है वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद इजलास बुलाते हैं, एसटीओ को बुलाते हैं और अपना जो है वो फैसला सुनाते हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग को मौसर करे। लेकिन उसके बावजूद एसएसपी के जो अल्फाज हैं वो अल्फाज तक महदूद होकर रह जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि मुतालिका जो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं, खबरें चलने के बाद भी हम मुतअद्दिद बार हाईलाइट करते हैं कि थाने की हदूद में डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, उसके बावजूद जो है वो मुतालिका थाने की हदूद में जो है वो पेट्रोलिंग को बेहतर नहीं किया जाता। और अगर कई ऐसे इलाके हैं अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर हमें पुलिस मोबाइल दूर दूर तक नजर नहीं आती। यही वजह है जिसकी वजह से लोग मर भी रहे हैं, डकैती के ऊपर शदीद जख्मी भी हो रहे हैं और अपनी जानों को गंवा रहे हैं, अपने मोबाइल को गंवा रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो कोई बेहतर इक़दाम जो है वो इसके लिए नहीं कर रही है। जी, कराची में कराइम बढ़ते जा रहे हैं। कराची जराइम का गढ़ बन चुका है जबकि पुलिस हमें नाकाम नजर आ रही है। डकैती और वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और पुलिस इसे कंट्रोल करने में ताहाल नाकाम है। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। सिंध हुकूमत ने महकमे स्कूल तालीम में ईद उल फितर से कबल 15,000 से ज़ायद असासा की भर्तियाँ करने का फैसला कर लिया। नई भर्तियों के खाली असामियों की तफसीलात 3 रोज़ के अंदर रीजनल डायरेक्टर से तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, भर्तियाँ किन अजला में होंगी? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में 15,000 से ज्यादा 14 ग्रेड के प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियां करने का उसूली फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम रीजनल डायरेक्टर जिसमें कराची, हैदराबाद, सख्तर, लाड़काना, मिसकात और शेख बेनज़राबाद से खाली असामियों की तफसीलात जो तलब कर लिए। ये तफसीलात जो 3 रोज के अंदर फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। जैसे तफसीलात मौसूल होंगे से कबल जो महकमा स्कूल तालीम की जानब से 15,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल टीचर की भर्तियाँ की जाएंगी। इस हवाले से तमाम तर जो उम्मीदवार हैं उनकी आईजी सखर के जरिए टेस्ट लिया गया है। जो उम्मीदवार पास हो चुके हैं, जो इस वक्त वेटिंग में है, उनको ईद उल फितर से कबल जो है ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएंगे। ये भर्तियाँ कराची समेत सूबे भर में जहाँ भी असामियाँ खाली है वहाँ पर की जाएंगी, जिसके बाद जूनियर स्कूल टीचर्स की भी भर्ती का अमल का भी आगाज किया जाएगा। लेकिन इस वक्त महकमा स्कूल तालीम ने उसूली तौर पर फैसला किया है काबीना ने भी मंजूर दे के 15,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियाँ ईद उल फितर से कबल करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया। अच्छा आजाद, बताइएगा कि इतने कम अरसे में 15,000 भर्तियाँ कैसे मुमकिन होंगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से आईजी सखर की मार्फत जो है महकमा स्कूल तालीम ने जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनका टेस्ट और इंटरव्यू लिया जा चुका है। अब जो है खाली उनको ऑफर ऑर्डर जारी करना है, क्योंकि मुराद अली शाह सरकार खत्म होने के बाद में निगरान का अमल कायम किया हुआ था, लेकिन उसके बाद ये मामला अदालत में चला गया था। लेकिन इस वक्त जो है काबीना ने जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रह गए थे उनकी भर्तियाँ करने का उसूली फैसला कर लिया। इसकी सिंध काबीना ने भी मंजूरी दे दी है। अब जो इन भर्तियों का बाज़ाब्ता तौर पर 18वें जो महकमा स्कूल तालीम का है उन्होंने इस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। सिंध हुकूमत का ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल के हवाले से कवानीन मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला ने महकमे ज़राअत से कारपोरेट फार्मिंग को मुतारिफ कराने के लिए तजावीज़ मांग ली। मार्केट में सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत के साथ मनसूबों की तकमील और कोऑर्डिनेशन के हवाले से अहम इजलास हुआ। विंड पावर एनर्जी के 26 मनसूबों पर बातचीत। सिंध रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान डेटा शेयरिंग को बेहतर करने का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आजीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजीज़, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखें, ये वज़ीर आला हाउस में एक इजलास हुआ है जिसमें सूबाई जो 5-6 वज़रा भी शरीक थे, सूबाई अफसरान भी शरीक थे और इसमें ख़ास तौर पे वफाक से जो मंसूबे हैं उन पे बात हुई है। इजलास में जो है ये भी बताया गया है कि विंड पावर एनर्जी जो है 26 मंसूबे हैं जो वफाकी हुकूमत के साथ चल रहे हैं, उन पर बातचीत हुई है। ये मंसूबे 1875 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, लेकिन ये मामला इनका रुका हुआ है। इजलास में थर से जो है रेल की कनेक्टिविटी की बात हुई है। ये प्रोजेक्ट है थर रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें शोर तक रेलवे लाइन बनाना है। तो उस प्रोजेक्ट पे ये बताया गया है कि इस शुरू करने के लिए
50% फंड सिंध हुकूमत मुहैया करेगी। 50% जो है वफाकी हुकूमत को फंड मुहैया करने हैं, जिस पर वफाकी हुकूमत से बात करनी है। वज़ीर आला सिंध ने आबियाना के रेट्स तब्दील करने का मशवरा मांगा है और सूबाई वज़ीर आपाशी को कहा है कि सिफारिशात तलब की जाएं। ज़राअत में कारपोरेटिंग फार्मिंग का मसला है जो आजकल चल रहा है, इस पर बात हुई है और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इस हवाले से भी सिफारिशात पेश की जाएं, सूबे में किस तरह कारपोरेटिंग फार्मिंग की जा सकती है। महकमा ज़राअत को सर्टिफाइड सीड दस्तयाब करने की भी बात हुई है। फेडरल रेवेन्यू बोर्ड से डेटा शेयर करने की भी बात हुई है इस इजलास में। जी बहुत शुक्रिया अजय समाली। नाज़िम, पानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर को योमिया 1100 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है। 550 मिलियन गैलन पानी सप्लाई किया जाता है। शॉर्टफॉल दूर करने के लिए K4 मंसूबे पर विफाक और सूबा मिलकर काम कर रहा है। मज़ीद जानते हैं शोएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, दुनिया भर में पानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के बुनियादी मकासद पानी की अहमियत को उजागर करने के हैं। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। सर, आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ पानी है तो ज़िंदगी है। पानी से ज़्यादा अहम चीज़ इंसान के सर्वाइवल के लिए, बल्कि जानवर के सर्वाइवल के लिए भी दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो लोग जिनके पास पानी की सप्लाई वाफिर मकदार में अवेलेबल है, उनको सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है ताकि वो पानी को ज़ाया ना करें, क्योंकि जब वो पानी को ज़ाया नहीं करेंगे तो वो जो पानी ज़ाया हो जाता है वो पानी फिर उन लोगों को मिल पाएगा जिनको पानी वो रेगुलरली नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने अंदर इस सेंस को डेवलप करें कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल सेंसिबल तरीके से होना चाहिए ताकि हर शहरी को जो पानी का बुनियादी हक है वो मिल सके। कराची के अंदर 1100 मिलियन गैलन पानी यौमिया रिक्वायरमेंट है और सप्लाई तकरीबन 550 मिलियन गैलन यौमिया की है। तो हम 50% पर खड़े हैं। 50% का शॉर्टफॉल है। उस 50% के शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए K4 मंसूबे के ऊपर वफाक और सूबा मिलकर काम कर रहा है। पानी किंजर से हमारे एक जंक्शन बे तक वफाक लेके आएगा, वापडा लेके आएगा और उसके बाद ऑगमेंटेशन का काम जो है वो कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ कर रही है। 260 MJD का ये प्रोजेक्ट है जिसके आने से मैं समझता हूँ लोगों की मुश्किलात में, तकालीफ में बहुत हद तक कमी आएगी। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो हब कनाल से जो पानी आता है, हब डैम से पानी आता है, वहाँ पे एक नई लाइन बिछाने का मंसूबा है। अभी हमारी एलोकेशन जो है पानी की वो 100 MJD है, लेकिन लाइन पुरानी होने की वजह से, कोई 42 साल पुरानी लाइन है वो, उसके अंदर इतनी तबाही हो चुकी है कि वो पूरा पानी उठा नहीं पाता। तकरीबन कोई 50-55 MJD पानी आता है कराची में, 45-50 MJD ज़ाया हो जाता है। तो उस 45-50 MJD को लाने के लिए, यानी कि पूरा 100 MJD लाने के लिए एक नई कनाल के ऊपर, एक नई लाइन के ऊपर हम काम करें और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पर उस प्रोजेक्ट को टेकअप कर लिया जाएगा। वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत की मदद से उसको करना चाह रही है और इंशाल्लाह अगर वो हो जाता है तो उससे आपकी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वेस्ट, बल्दिया, किमाड़ी के जो इलाके हैं, कुछ लियारी के पोर्शंस हैं, वहाँ पर पानी की किल्लत में हम कमी लाने में कामयाब हो पाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पानी के मुख्तलिफ मंसूबों पर जो है इस वक्त काम जारी है। जल्द शहर को पानी के बहरान से जो है निकाल लिया जाएगा। इनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के मिशन को जारी व सारी रखेंगे। सस्ता आटा फरोख्त करने पर कमिश्नर की टीम का दुकानदार पर जुर्माना। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने जुर्माने के खिलाफ हड़ताल की धमकी दे दी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम आज दोपहर कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। कमिश्नर कराची से मुलाकात के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं आटा सस्ता बेचना जुर्म नहीं है। आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये है, हम 115 में फरोख्त कर रहे हैं। गरीबों को सस्ता आटा देने पर चालान करना जुल्म है। दालों और चावल की कीमतों पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। दूसरी जानिब पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से स्टोर्स पर आटा तो फराहम कर दिया गया, लेकिन शहरी डिटर्जेंट और दालें महंगी होने का शिकवा कर रहे हैं। आगाह कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार।
آج بالکل یوٹیلیٹی اسٹورز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر جو انتظامیہ اس کی جانب سے آٹا جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے، اور رمضان پیکیج میں جن مصنوعات پہ سبسڈی دی گئی ہے اس میں آٹا جو ہے وہ شامل ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر یہ آٹا جو ہے وہ دستیاب ہے، بڑی تعداد میں یہ آٹا یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کی جانب سے شکایت کی جاتی تھی کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر بالخصوص آٹا جو ہے وہ اس کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ آٹے کی ہم نے قلت دیکھی تھی اور لوگ شکایت کرتے تھے کیونکہ عام بازاروں کے مقابلے میں آٹا یہاں پر سستا ہوتا تھا لیکن ملتا نہیں تھا۔ آج جب آٹا موجود ہے تو کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے؟ میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غریبوں کے لیے تو یہ غریب لیں تو زیادہ ہے، میں افورڈ کر سکتی ہوں اس لیے میں نہیں لے رہی، پر آٹا دوسرے لے جائیں تو اچھا ہے، پر بہت اچھی چیز ہے یہ آٹا، بہت اچھا ہے اور سستا بھی ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں پرچیز کی ہیں، تو اور کون سی چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہیں؟ سب مناسب ہیں، باقی سب مناسب ہیں، اور حکومت کا بہت بہت شکریہ، پر کچھ اور تھوڑا سا اور کام کریں، دالیں خاص طور پہ تھوڑی سی کم کریں، قیمتیں کم کریں۔ بہت یہ ہیں شہری جن کا کہنا ہے کہ آٹے کی فراہمی یہاں پر کی گئی ہے، جو کہ خوشائن بات ہے، تاہم انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ ڈٹرجنٹ اور دالیں یہاں پر جو ہے ان کی قیمتیں زیادہ ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈٹرجنٹ اور دالوں کی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ ان کو جو ہے وہ مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ منافع خوروں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ماہ سیام کے دوران منافع خوری کرنے والے سخت کارروائی کے لیے ہو جائیں تیار۔ ہائی کورٹ نے اشیاء ضروریہ مقرر سے زائد نرخوں پر فروخت کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ماہ سیام کے دوران منافع خوری کرنے والے سخت کارروائی کے لیے ہو جائیں تیار۔ ہائی کورٹ نے اشیاء ضروریہ مقرر سے زائد نرخوں پر فروخت کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا حکم دے دیا۔ رمضان المبارک میں اشیاء ضروریہ کی مقرر سے زیادہ نرخوں پر فروخت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ماہ سیام کے دوران دکاندار ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء مقرر نرخ سے زائد میں فروخت کر رہے ہیں۔ سبزیوں، پھلوں، دالوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ متعلقہ حکام کی جانب سے منافع خوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ استدعا کی گئی کہ زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا جائے۔ ہائی کورٹ نے کمشنر کراچی کے مقرر نرخ سے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ زائد قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ عدالت نے سندھ حکومت بیورو آف سپلائی اور دیگر سے 3 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 2096 گرام فروشوں پر 2 کروڑ 2 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا جا چکا۔ سرکاری نرخ کی خلاف ورزی پر 15 روز میں 27 دکانیں سر بمہر کر دی جا چکی۔ گراں فروشوں کے خلاف مہم، ایک دن میں 126 گراں فروشوں پر 10,57,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد۔ سب سے زیادہ ضلع جنوبی میں 55 گراں فروشوں پر 4,55,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ تو گراں فروشوں کے خلاف مہم اس وقت جاری ہے، اور ایک دن کی بات کریں جس میں 126 گراں فروشوں پر 10,57,000 روپے سے زائد جرمانے ہوئے، اور سب سے زیادہ ضلع جنوبی میں 55 گراں فروشوں پر 4,55,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر گراں فروشوں کے خلاف یہ مہم جاری ہے۔ شہر میں 464 مقامات پر قیمتیں چیک کی گئی۔ ضلع جنوبی میں 55 گراں فروشوں پر 4,55,000 روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رضوان احمد سے۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے کمشنر کراچی کی ہدایت پر گراں فروشی کے خلاف کارروائیاں مسلسل 16ویں روز بھی جو ہے وہ جاری رہی ہیں۔ گزشتہ روز 126 گراں فروشوں پر 10,57,000 روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور اس طرح شہر میں کل 464 مقامات پر یہ قیمتیں جو ہیں وہ ضلع افسران کی جانب سے چیک کی گئی ہیں۔ ضلع جنوبی کی اگر بات کی جائے تو 55 گراں فروشوں پر 4,55,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح ضلع شرقی میں 10 گراں فروشوں پر 95,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع غربی میں 10 گراں فروشوں پر 81,000 روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ ضلع وسطی میں 19 گراں فروشوں پر 1,79,000 جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا۔ ضلع ملیر میں 10 گراں فروشوں پر 47,000 روپے جرمانہ عائد ہوا۔ اسی طرح ضلع کورنگی میں 13 گراں فروشوں پر 1,45,000 روپے، جبکہ ضلع کیماڑی میں 9 گراں فروشوں پر 45,000 روپے کا مجموعی طور پر جرمانہ کیا گیا۔ جی بہت شکریہ سید رضوان احمد آپ کا۔ کیٹی بندر کے ماہی گیروں پر قسمت مہربان ہو گئی۔ بحیرہ عرب کی کائنر کریک میں مچھیروں کے جال میں اربوں روپے کی قیمتی سوا مچھلی پھنس گئی۔
तर्जुमान सोशल मीडिया कमाल शाह के मुताबिक माहीगीरों के जाल में सवा मछली का बड़ा केच आया है। 3 कश्तियों को सबसे ज्यादा 700 सवा मछली मिली है। मछलियों की कीमत मार्केट में 1 अरब के करीब बताई जा रही है, जबकि दीगर मछलियों को भी करोड़ों रुपए की सवा मछली मिली है। हैदरी मार्केट के पार्किंग एरिया में ईद बचत बाजार के कयाम का वाकया। KMC की जानिब से इजाजतनामे के खिलाफ ताजर डट गए, जबकि नॉर नासिमाबाद टाउन के चेयरमैन ने भी ताजरों के साथ देने का ऐलान कर दिया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, नॉर्थ नासिमाबाद टाउन की हदूद में वाक़या ब्लॉक H और ब्लॉक G नॉर्थ नासिमाबाद का जो इलाका है उसमें मॉडल मार्केट कायम है, जिसे हैदरी मार्केट कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ये मारूफ तरीन मॉडल जो है मार्केट कहलाती है। यहाँ पर एक बचत बाज़ार जो है उसका इनेकाद करने जा रही है। KMC महकमा E&IP ने उसका इजाज़तनामा जारी किया है, जिस पर जो ताजिर हैं वो सरापाए एहतजाज हैं। और इस सिलसिले में अब से कुछ देर कबल ताजिरों के एक वफ्द ने नॉर्थ नासिमाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान से मुलाकात की है। साथ मौजूद हैं हमारे, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, फरमाइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके और किस हद तक आप उसको दूर करने में कामयाब हुए? देखें, पहली बात तो ये कि जुरिडिक्शन जो है वो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ नासिमाबाद की है। इसके अंदर EIP डिपार्टमेंट का राइट नहीं बनता कि वो इस जगह के ऊपर अपने बचत बाज़ार के जो है ना लगाने की इजाज़त दे। ये नॉर्थ नासिमाबाद की नोटिफाइड डेडिकेटेड जो है वो पार्किंग साइट है। कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हमने इसको नोटिफाई किया था। तीसरी बात यह है कि बड़े वाज़े कोर्ट के जो जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी है और जो है हाई कोर्ट की भी है, जस्टिस नदीम अख्तर की भी हैं, 2016 के अंदर उन्होंने दी थी कि जो नेचर ऑफ दी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो चाहे उसके अंदर फुटपाथ हैं, साइड वॉक्स हैं, सर्विस रोड्स हैं, वो किसी भी तरीके से कमर्शियल उसके अंदर यूज़ नहीं हो सकती। तो बचत बाज़ार एक तरह की कमर्शियल एक्टिविटी है। ये सारी बातें आपने हमसे तो कह दी, इनसे भी यकीनन कही होंगी। ये बताइए, KMC से इस सिलसिले में कोई आपका कोई तहरीरी क्रॉसपॉन्डिंग या कोई बातचीत हुई? KMC के साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास जो है हमें नोटिफाई नहीं किया, बल्कि जो जिनको इजाज़त दी है उन्होंने अपनी कॉपी यहाँ पे लाके जमा कराई है इन सब चीज़ों के ऊपर। और उसके ऊपर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एक NOC कंडीशनल NOC जारी किया था। KMC के साथ हम लोगों ने इस हवाले से कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल, आतिफ अली खान ये कह रहे थे कि जो हैदरी मार्केट के ताजिर हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बाज़ार के लगने पर, और ये अराज़ी जो है वो नॉर्थ नासिमाबाद टाउन की मिल्कियत है, लिहाजा इस बाज़ार को लगने की इजाज़त जो है वो कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। जी, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से भी आज पानी का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। इसी तरह पाकिस्तान में भी आज 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से एक बहुत बड़ी तकरीब का भी इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हाल देखें तो शहर कायद में बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ पे आवाम जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। इस वक्त मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ वहाँ पे ये सूरत हाल है कि लोगों ने जो है वो पाइप निकाले हुए हैं, यहाँ से पानी भर के जो है वो अपने घरों को लेके जाते हैं और ज़रूरत पे तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि किस तरह के पाइप निकले हुए, क्या है पानी का सूरत हाल यहाँ? बेसिकली यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, ठीक है। और जितना ही फोरे का इलाका है यहाँ पे ना ब्रांचेस है ना पानी का मसला है। ये ग्रीन बेल्ट के नाम से लाइन मशहूर है। आज पानी का दिन नहीं, आज जुम्मतुल मुबारक है, कल हफ्ता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। कल दिन है, सुबह 9 बजे पानी आएगा, 15 मिनट चलेगा, लोग बैठे रहेंगे, यहाँ मोटर लगाएंगे, इनर भी यहीं पर ही है, आउटर भी यहीं पर ही है। यहाँ से सक करेंगे, अपने घर पे भेजेंगे, फिर आधे घंटे बाद फिर बंद हो जाएगा, 3-4 घंटे के लिए, फिर आधे घंटे के लिए आएगा। यानी मुसलसल तकरीबन 3 सालों से इसी तरह की प्रॉब्लम इस इलाके में चल रही है। जी, ठीक है, घरों में डायरेक्ट पानी नहीं आ रहा? नहीं, फोरे के इलाके में घरों में डायरेक्ट पानी नहीं आ रहा। हम कंप्लेन देते कि टाउन ऑफिस में MNA MPS हुकूमतें बदलती रहती हैं, हम कंप्लेन दे के थक गए, मगर इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। महाजिर कौमी मूवमेंट ने एक लाइन डलवाई, ब्रांच डलवाई, मगर उसके ऊपर भी सही काम नहीं हो सका। फिर मुत्तहदा ने लाइन डलवाई, उसके ऊपर भी सही काम नहीं हो सका। बस वो फोटो सेशन होता है, 1-2 दिन पानी आता है, उसके बाद जो है पानी का मसला हल नहीं हो रहा। इसी तरह इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी ये गड्ढा करवा रही थी, जाहिर सी बात है उनको यहाँ से सीट नहीं मिली, उन्होंने भी काम रोक दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं लेकिन मसाइल जो है वो जूं के तू हैं। पानी के हवाले से जो है वो किल्लत का सामना है बरसों से, जो अब तक दूर नहीं हो सका है। जी, अमराज़ कल्ब के सबसे बड़े अस्पताल में दवाएं नापैद, दिल के मरीजों को घंटों लाइन में लगने के बाद मुकम्मल अद्वियात ना मिल सकी। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमराज़ कल्ब के सबसे बड़े अस्पताल NICVD में, जहाँ पर मरीज़ों को जो है वो अद्वियात ना मिलने का जो है वो खदशा उनका दावा है। उनका ये कहना है कि 8 दवाइयाँ होती हैं जिनमें से सिर्फ 3 या 4 जो है वो हॉस्पिटल वाले दे देते हैं, जबकि बाहर बाकी जो दवाइयाँ हैं वो मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात होनी पड़ती है। और जितनी दवाइयाँ अंदर अस्पताल से नहीं मिलती, वही दवाओं की जो कीमत है वो बाहर दुगनी है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है इस महंगाई के दौर में। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, आप दवाइयाँ लेने आए, कितनी दवाइयाँ आपको मिली और कितनी आपने दवाइयाँ रेकमेंड की? मेरी 8 दवाइयाँ हैं, जिसमें से 3 मिली हैं मुझे। अब 5 दवाइयाँ मैं बाहर से कैसे लूँगा, कहाँ से लूँगा? अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप कहाँ से आते हैं, किराया लगा कर आते हैं, कहाँ से आते हैं आप? मैं लंडी कैदाबाद से आता हूँ। हाँ, लंडी कैदाबाद से आता हूँ। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि दवाइयाँ जो है वो कितने महीने की दवाइयाँ आपको दी? ये 2 महीने की है। 2 महीने की है। बिल्कुल देखा, आप देख सकते हैं कि 2 महीने की दवाएं दी हैं डॉक्टर्स ने। 8 दवाइयाँ जो है इन मरीज को रेकमेंड की गई हैं, लेकिन उन 8 दवाइयों में से सिर्फ 3 से 4 दवाइयाँ जो इनको मिली हैं, उसके बाकी जो 5 दवाइयाँ हैं उनको वो यहाँ से मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ी। उनका यही कहना है कि इतनी दूर से किराया लगाकर यहाँ पर आते हैं, कायदाबाद लांडी से कोई यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं डॉक्टर इतनी देर यहाँ पर लाइन में लगने के बाद पता चलता है कि सिर्फ 8 दवाइयाँ, जिनमें 8 दवाइयों में से 5 दवाइयाँ जो है वो बाहर से लेनी है और बाकी जो 3 दवाइयाँ वो यहाँ से मिल जाती हैं, जिनकी कीमतें जो है वो कम है, और जो बाकी बाहर से लेने वाली दवाइयाँ उनकी कीमत जो है वो कदरे ज़्यादा है। FPCCI ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सनत की बंदिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। देखिए, शदीद कंसर्न फेडरेशन हाउस की जानिब से देखा जा रहा है कि कोरंगी में जो हाल ही में जो डेनिम क्लोथिंग जो बंद हुई है, 1200 लोग बेरोजगार हुए हैं। और यहाँ पे कहा जाए 1200 खानदान बेरोजगार हो गया है, ये बिला जवाब नहीं होगा। और यहाँ पे फेडरेशन हाउस के जो कायम मुकाम सदर हैं साकिब फैयाज मग्गू, उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उनसे जानते क्या कहेंगे, पैदावारी लागत कहाँ पहुँच गई है? देखिए, हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट को सीरियसली देखना होगा। ये इतनी बढ़ती जा रही है। बिजली का रेट आज से 2 साल पहले तक ये देखें तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुका है। गैस का रेट बढ़ चुका है। जो इंटरेस्ट रेट है, जो 2019 में जो रेट था वो 7% था और अब वो 22% हो गया है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है। और गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी, इंडस्ट्रीज़ जो हम लोगों ने पहले से बार बार हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अब कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो गई हैं। अभी हमें इत्तला आई है कि जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 इंडस्ट्री में नाम नहीं लेना चाहता, वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। एक इंडस्ट्री बंद होने का मकसद होता है बेशुमार ख़ानदान बेरोज़गार हो जाते हैं, बेशुमार ख़ानदानों को इसका असर पड़ता है और हमारी इकनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ता है, हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो जब तक हमारी जो है यूटिलिटी बिल्स, हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट वो कम नहीं होगी, इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हम ये बार बार गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और इन बिल्स के ऊपर, बिजली के, गैस के बिल्स के ऊपर थोड़ी बहुत जितनी भी वो कमी कर सकती है वो करे। जी, जैसे कि आपने सुना है, शदीद कंसर्न फेडरेशन हाउस की जानिब से देखे जा रहे हैं। ये कहा है कि जो पैदावारी लागत बढ़ गई है उससे अब सनतें बंद होने लगी। हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर अमली इक़दाम करने होंगे। एसोसिएशन ऑफ स्वीट्स एंड निम्को ने गैस की बढ़ती कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। काबिश मेमन से तफसीलात जानते हैं। अब बिल्कुल देखें, गैस और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से पैदावारी लागत में भी इजाफा हो रहा है, तो वहीं बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट शदीद परेशान हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो स्वीट्स एंड निम्को की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनको भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ इस वक्त एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख तहसीन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, स्वीट्स एंड बेकर्स पे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर इस लिहाज से है कि एक तो रॉ मटेरियल के प्राइस इंतहाई बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पिछले साल जो गवर्नमेंट का ही रेट था कि 40% इंक्रीज़ हुआ और इस साल भी 30% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से लोग अपने रेट नहीं बढ़ा पाते हैं। और ख़ास तौर पे अभी जो एक फैक्टर आया है इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का, और गैस 150% गैस बढ़ गई है। तो जो ये बढ़ गई है उसकी वजह से बहुत से बिज़नेस का सर्वाइवल के मसाइल आ गए हैं, क्योंकि वो उस वक्त अपने हिसाब में करते रहते हैं और जब बिल आते हैं उनके पास तो वो बिल देने के काबिल नहीं होते हैं। ऐसे छोटे बिजनेसेस बहुत सारे बंद हो रहे हैं क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते इतना। और आजकल चूँकि कंपटीशन है उस दौरान वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, एक दूसरे को देख के रेट चला रहे होते हैं और बाद में पता चलता है कि इतना लंबा लॉस हो गया।
تو یہ اور جو ابھی IMF کا اور جو اور سن رہے ہیں تو اس سے اور ایک لوگوں میں خوف ہے اور ایک اس کی فضا ہے. بالکل دیکھیں میرے ساتھ شیخ تحسین صاحب موجود تھے. انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ IMF سے اسٹاف لیول معاہدے کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید گیس کی پرائسز میں اضافہ ہوگا. تو انہوں نے کہا ہے کہ مزید انڈسٹری پہ بوجھ نہ ڈالے جائے کیونکہ پہلے ہی جو ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور مقامی صنعت بھی سروائیول کا شکار ہے. جی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی نے بیوی کو قتل کرنے والے ملزم کو سزائے موت سنا دی. مزید تفصیلات بتائیں گے جباد آصف. جی بالکل دیکھیں، بیوی کو قتل کرنے اور سالے کو زخمی کرنے کا الزام ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت نے ملزم بلند بخت کو سزائے موت سنا دی ہے، جبکہ عدالت نے ملزم کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی بھی سزا سنائی ہے. اس کے علاوہ عدالت نے ملزم پر 12 لاکھ سے زائد جرمانہ بھی جو ہے وہ عائد کر دیا ہے، جبکہ عدالت نے مقدمے میں نامزد دوسرے ملزم بابر خان کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے. ملزم بابر کو پولیس سے حقائق چھپانے پر جو ہے وہ سزا دی گئی ہے. پروسیکیوٹر محمد اشرف بھٹی کے مطابق ملزم کے خلاف جو ہے 10 سے زائد گواہان عدالت میں پیش کیے گئے. واقعہ دسمبر 2021 کو پیش آیا تھا. بلند اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے سسرال پہنچے. میاں بیوی کے درمیان جو ہے بچوں کی حوالگی کے مقدمہ جو ہے وہ کورٹ میں زیر سماعت تھا. اب بلند بخت نے سسرال پہنچ کر فائرنگ کر دی. فائرنگ سے جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئی، جبکہ اس کا سالہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. جائے وقوع سے واپس فرار ہوتے ہوئے بلند کے بھائی یوسف نے مقتولہ کے ایک اور بھائی کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. جو ملزم یوسف ہے وہ پروسیکیوٹر محمد اشرف بھٹی کے مطابق جو ہے وہ تاحال مفرور ہے، جبکہ وکیل ملزم نواز تنولی نے عدالت میں موقف اپنایا ہے کہ ملزم پر جو ہے وہ بے بنیاد مقدمہ لگایا گیا ہے. تاہم عدالت نے تمام شواہد قلم بند کرنے کے بعد ملزم کو سزائے موت سنا دی ہے. واقعے کا مقدمہ تھانہ جمشید کوارٹر میں درج کیا گیا تھا. جی